हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, डिटेल में हम कवर करेंगे और आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी में हुई हिंसा के जवाब में कौन सा विधेयक लाने की योजना बना रही है? तो देखिए आंसर यहाँ पर डी से हो जाएगा। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाने की योजना बना रही है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड में भी हाल ही में एक हिंसा हुई थी जिसका नाम रखा गया है हल्द्वानी हिंसा। ठीक है, वहाँ पर हिंसा हुई थी। तो देखिए उत्तराखंड की भाजपा सरकार हाल ही में हल्द्वानी में हिंसा के जवाब में उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाने की योजना बना रही। इस विधेयक का उद्देश्य है विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान को कड़ा जुर्माना लगाकर संबोधित करना है। अगला सवाल है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो देखिए शहर का नाम है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में शुरू हुआ। WTO जनरल काउंसिलिंग के अध्यक्ष राजदूत अथालिया लेसिबा ने व्यापार समीक्षा, मत्स्य पालन सब्सिडी और ई-कॉमर्स पर बातचीत सहित पिछले सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं पर प्रगति पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अगला सवाल है, BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते हैं? देखिए भारतीय शटलरों ने 18 पदक जीते हैं। कितने? 18 पदक। ठीक है, उसमें से भी देखा जाए तो 3 स्वर्ण है, 4 रजत है और 11 कांस्य है। देखिए BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 सुहास यथिराज, कृष्णा नागर, प्रमोद भगत, इन सब ने स्वर्ण पदक जीता है। इन तीनों ने। भारतीय शटलरों ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में 3 स्वर्ण जीते हैं, 4 रजत और 11 कांस्य जीते हैं, टोटल 18। थाईलैंड के पटाया में संपन्न हुआ था BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए जा रहे पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना। ठीक है, इनके लिए पर्पल फेस्ट आयोजित किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेगी। जनवरी में गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 की सफलता के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग पर्पल फेस्ट का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट, SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण में नवीकरणीय किया, जो फरवरी 2024 में किस राज्य तक ऊर्जा नवाचार में अग्रणी होगा? तो आंसर यहाँ पर सी सही है, छत्तीसगढ़। देखिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SECI ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया, जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा का भंडारण करती है। इस परियोजना का जो निर्माण है विश्व बैंक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष के तहत सौर ऊर्जा और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी परियोजना में नवाचार के साथ साथ घरेलू ऋण एजेंसियों से प्राप्त वित्त पोषण के साथ किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से 2 वर्षों के दौरान कार्रवाई में कितने यूक्रेनी सैनिक मारे गए? कितने यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं? तो 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और दावा किया जाता है कि 1 लाख जो रूस के सैनिक हैं वो मारे गए हैं और जो आम आदमी हैं वो भी मारे गए। तो ये जो आंकड़ा है करीबन 2.5 लाख के आसपास पहुंचता है। ठीक है, इतने लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। 2 वर्षों से जारी है यह रूस और यूक्रेन के बीच में जंग। देखिए यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस द्वारा पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से कार्रवाई में 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए।
यह घोषणा पहली बार है कि कीव ने 2022 में रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से अपने नुकसान की संख्या की पुष्टि की। ठीक है, 2022 में रूसी आक्रमण हुआ था और तब से लेकर अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट है कि इस संगठन ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की। तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, SIDBI। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी हम क्लियर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ठीक है, देखिए इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है और बिहार को स्टार्टअप हब में बदलना है। नीति के तहत राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ BSFD की स्थापना की। इसमें से स्टार्टअप को स्केल अप फंडिंग सहायता के लिए 50 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ BSSFF की स्थापना की गई। ठीक है, BSSFF की स्थापना की गई। अगला है सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान में आयोजित हो रहा है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण जो है राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह अभ्यास 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाना निर्धारित है। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक अभ्यास है और भारत और जापान में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में टॉपर कौन रहा है? सेना टॉपर है। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में टॉपर है सेना। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सेना शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीम के रूप में उभरी। सेना ने कुल 10 स्वर्ण पदक हासिल किए, जो कर्नाटक से सिर्फ एक अधिक है और कर्नाटक दूसरे स्थान पर आए। कर्नाटक 9 स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र 7 स्वर्ण पदक जीत के तीसरे स्थान पर है। टॉप पर सेना, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। अगला सवाल है, बगदाद इराक में तीरंदाजी एशिया कप 2024 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा, दीपिका कुमारी ने जीता है। ठीक है, इराक में आयोजित हुआ था तीरंदाजी एशिया कप 2024। तीरंदाजी एशिया कप 2024 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में दीपिका कुमारी ने अपनी हमवतन सिमरनजीत कौर को 6-2 से हराया है। इस जीत ने दीपिका कुमारी को उनके तीरंदाजी करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ 3 बार ओलंपियन का दर्जा हासिल करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सुरक्षा कोर ने 25 फरवरी 2024 को अपना कौन सा दिवस मनाया था? तो याद रखिएगा 77वां। नेक्स्ट है, रक्षा सुरक्षा कोर अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहे। इसकी स्थापना 1947 में रक्षा विभाग के सिपाही दल के रूप में हुई थी। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी यहाँ पर मैंने पुलिस दल बताया था। तो देखिए ये वेबसाइट से लिया गया था डाटा। तो गूगल पे भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल फेक हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बिल्कुल गलत भी मिल सकती है। जैसे कहते हैं ना, व्हाट्सअप से आपको ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से दूर रहिएगा। उसी तरह से गूगल पे भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उनसे भी दूर रहिएगा। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बरगला सकती हैं। तो देखिए सब जगह आजकल फेक मिलता है, इसलिए बहुत अच्छा डायलॉग है, जहाँ से ज्ञान मिले बटोर लो, लेकिन पहले थोड़ा सा टटोले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। DSC के जवान 1947 से देश के विभिन्न संवेदनशील रक्षा और नागरिक संस्थानों की सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। नेक्स्ट है, विश्व NGO दिवस 2024 के विषय वस्तु थीम क्या है? तो देखिए, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यह इसकी थीम है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व NGO दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व NGO दिवस 2024 का विषय है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ NGO इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यह इसका विषय है 2024 का। NGO का अर्थ क्या होता है? यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह दिन 27 फरवरी को सभी गैर सरकारी संगठनों को मान्यता प्रदान करने, जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित है।
अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा लॉन्च किया गया निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच किस संस्थान ने विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्थापकों, उद्यमियों और युवा भारतीयों को नवीन उपकरण और सेवाएं बनाने में सहायता करना है। प्लेटफॉर्म ने आसान सूचना पहुंच के लिए। ठीक है, अगला है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? पहली वैदिक घड़ी जो है उज्जैन में स्थापित की गई है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, देखिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। यह घड़ी शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। घड़ी प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी। अगला है, उत्तर प्रदेश में अडानी समूह द्वारा गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण कहाँ किया गया? तो कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर में। देखिए निजी क्षेत्र में पहली बार अडानी डिफेंस और एयरस्पेस द्वारा गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 सुविधाएं खोली गई हैं। इसका उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यह सुविधा सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गोला बारूद, रॉकेट और तोपखाने हैं जो इनके गोलों का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तोपखाने के गोले का उत्पादन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है होमोसेप एटम। क्या नाम रखा गया? होमोसेप एटम नाम रखा गया है। देखिए इसे आईआईटी मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर में स्थापित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार होमोसेप एटम भारत भर के 16 शहरों तक पहुंच गया है। अगला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को तमिलनाडु में कहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखेंगे? कहाँ पर? तो कुलशेखरन पट्टिनम में। ठीक है, कुलशेखरन पट्टिनम में। डिटेल में डिस्कस करते हैं। श्रीहरिकोटा के बारे में आपने सुना है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए रॉकेटों को वर्तमान में पड़ोसी देश श्रीलंका पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के कारण डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन नया स्पेस पोर्ट इस आवश्यकता को समाप्त कर देगा। महेंद्रगिरी में इसरो का प्रणोदन परिसर श्रीहरिकोटा की तुलना में कुलशेखरन पट्टिनम के करीब है, जिससे रॉकेट घटकों के लिए परिवहन समय और लागत कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किस फिल्म ने फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ओपनहाइमर ने शीर्ष फिल्म पुरस्कार जीता। देखिए ओपनहाइमर ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में शीर्ष फिल्म पुरस्कार थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स के उत्कृष्ट निर्माता के लिए डैरिल एफ जाना पुरस्कार जीता। फिल्म दर्शकों को तृतीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के निर्माण की याद दिलाती है। अगला है, चुनाव आयोग ने मतदाता पहुंच के लिए किन 2 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए भारतीय बैंक संघ और डाक विभाग। ठीक है, देखिए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भी राजीव कुमार। इन्होंने हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को उनके चुनावी अधिकारों, पंजीकरण प्रक्रिया और मतदान चरणों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना है। यह सहयोग मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाता है। अगला है, अनन्या अग्रवाल को पराजित करके इटालियन जूनियर एकल खिताब किसने जीता? यह रक्षा कंडास्वामी ने जीता है। ठीक है, देखिए भारतीय शटलर रक्षा कंडास्वामी ने फाइनल में अनन्या अग्रवाल को 21-14, 21-12 के स्कोर से हराकर इतालवी जूनियर एकल खिताब जीता। यह जो टूर्नामेंट है
23 से 25 फरवरी तक इटली के मिलन में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर को। देखिए, करीब 2 साल तक लोकपाल के अध्यक्ष पद खाली रह चुका है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस A.M. खानविलकर को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये खानविलकर को, तो यह जो नियुक्ति है भारत के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है, जिससे प्रभावी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अगला है, किस मंत्रालय ने फरवरी 2024 के लिए सचिवालय सुधार पर मासिक रिपोर्ट का 10वां संस्करण प्रकाशित किया? तो देखिए, इसे हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय ने सचिवालय सुधार पर मासिक रिपोर्ट का 10वां संस्करण प्रकाशित किया। यह जो रिपोर्ट है स्वच्छता अभियान चलाने, लंबित मामलों को कम करने और ई ऑफिस एनालिटिक्स को अपनाने जैसी उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। देखिए, रिपोर्ट लेन देन के स्तर में कमी और ई ऑफिस प्रथाओं को अपनाने पर भी जोर देता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए भारत की गरीबी दर के बारे में SBI शोधकर्ताओं ने क्या रिपोर्ट दी? रिपोर्ट दी है कि 4.5% से 5% तक की गिरावट इसमें देखी गई है। ठीक है, तो ये ग्रामीण गरीबी 2011-12 में 25.7% से घटकर 2022-23 में 7.2% हो गई, जबकि इस अवधि के दौरान शहरी गरीबी 13.7% से घटकर 4.6% हो गई है। ठीक है, पहले गरीबी इतनी थी, अब इतनी है सिर्फ मात्र 7.2%। और शहर की बात करें तो 13.7% से घटकर 4.6% हुई। SBI के रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई गरीबी रेखा 1622 रुपये है और शहरी क्षेत्रों के लिए 1929 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और अभी वर्तमान में 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार के द्वारा 5 किलो राशन फ्री में दिया जाता है। तो 80 करोड़ वो लोग हैं जो गरीब रेखा में आते हैं, उन्हीं लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो आंकड़े आप देख सकते हैं, शायद पहले बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। अब भारत देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं जिन्हें राशन मिलता है 5 किलो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में समाचार में देखा गया हनुमान एक इंडिक AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है भारत GPT के द्वारा। देखिए, 7 अन्य विशिष्ट भारतीय इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ IIT बॉम्बे के नेतृत्व वाले भारत GPT समूह ने घोषणा की है कि वह अगले महीने अपनी पहली चैट GPT जैसी सेवा शुरू करेगा। हनुमान को स्वास्थ्य देखभाल, शासन, वित्तीय सेवाएं और शिक्षा सहित 4 क्षेत्रों में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत GPT के अनुसार यह एक मल्टी मॉडल AI टूल है जो कई भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, भाषण, वीडियो और बहुत कुछ उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उसके जितना बेनिफिट दिखता है इसका, इससे कहीं ज़्यादा तो इसका मुझे डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलता है। AI टूल देख रखा होगा आपने, डीप फेक वीडियोस बनाई गई हैं, तो ऐसा किसी की भी वीडियोस बनाकर इन फ्यूचर में बहुत सारे इसके नुकसान भी देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 किस राज्य में पारित हुआ? तो असम राज्य में पारित हुआ है। देखिए, इसका उद्देश्य राज्य सरकार के तहत भर्ती उद्देश्यों के लिए लोक परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के उपयोग पर अंकुश लगाना है। देखिए, सत्र की नामित अदालतें जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विधेयक में निर्देशित अपराधों के लिए सुनवाई करेगी। ठीक है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और पता चलता है एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले कि पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बुरा अनुभव होता होगा। नेक्स्ट है, युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, मेरा पहला वोट देश के लिए।
देखिए, युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में शुरू किए गए इस अभियान को मेरा पहला वोट देश के लिए नाम दिया गया है। यह अभियान 6 मार्च तक देश भर में चलाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और उच्च शिक्षण संस्थाओं को व्यापक मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित करने का निर्देश दिया। अगला है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है PS श्रीधरन पिल्ले ने। देखिए, यह जो पुस्तक है भारतीय संविधान की मौलिक संरचना और राष्ट्र को आकार देने में इसके महत्व पर केंद्रित है। यह केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामले सहित प्रमुख कानूनी मामलों पर प्रकाश डालती है और न्याय और धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के विषय वस्तु क्या है? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। ठीक है, यह इसका विषय है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो यह जो दिन है 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। यह जो खोज है भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जिससे वह विज्ञान में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, वो पहले भारतीय जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? सर CV रमन। ठीक है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। किसके लिए मिला इन्हें? रमन प्रभाव के लिए ना। अगला है 2023 में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर में और गिरावट देखी गई? तो वो है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर जो पहले से ही दुनिया में सबसे कम है, 2023 में भी गिरावट जारी है और अपने प्रजनन जीवन के दौरान प्रति महिला 0.72 शिशुओं के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचे हैं। स्थिर जनसंख्या के लिए आवश्यक प्रजनन दर होना चाहिए 2.1 प्रति महिला, जो दक्षिण कोरिया की वर्तमान दर से बहुत अधिक है ना। अभी कितनी है? 0.72 है, होना चाहिए 2.1 प्रति महिला। देखिए, वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए कितने कलाकारों को चयनित किया गया? तो देखिए 92 कलाकारों को चयनित किया गया है इसके लिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, संगीत नाटक अकादमी जो है वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नृत्य रंगमंच, पारंपरिक लोक नृत्य हो गया, आदिवासी संगीत नृत्य हो गया, रंगमंच कठपुतली हो गया, इन सब के प्रदर्शन में समग्र योगदान छात्रवृत्ति जैसे विभिन्न क्षेत्रों से कलाकारों का चयन किया गया। ये जो पुरस्कार है 1952 से प्रदान किए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, फरवरी 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय को नाइट की उपाधि दी गई है? तो देखिए उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। ठीक है, किसे मिली है? सुनील भारती मित्तल को यह उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनील मित्तल भारतीय मूल के एक प्रमुख व्यवसायी हैं। भारत के दूरसंचार उद्योग में श्री मित्तल ने इनका जो काफ़ी दबदबा देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। वह भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए मित्तल को मानद नाइटहुड सम्मान मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने सचिन जैन को भारत में अपना नया CEO नियुक्त किया है, जो मार्च 2024 से यह पद संभालने वाले हैं। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य सोने में उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ाना और वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ाव को गहरा करना है। सचिन भारत में स्वर्ण उद्योग में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव लाने के दृष्टिकोण पर जोर देते हैं।
देखिए, डेंगू के मामले में वृद्धि के बीच किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो पेरू ने। ठीक है, यहाँ पर जो डेंगू के मामले हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, यह फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है जब वायरस फैलाने वाला एडिस मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काट लेता है। लक्षण है सिर दर्द, मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ों में दर्द, जी मचलाना, उल्टी करना, आंखों के पीछे दर्द होना, सूजन, त्वचा के लाल चकते, इस तरह से जो भी अगर लक्षण दिखे तो मतलब है डेंगू है। ठीक है, देखिए, दुर्लभ रोग दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो विषय वस्तु है शेयर योर कलर्स। और कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 फरवरी को मनाया गया है ना। देखिए, दुर्लभ रोग दिवस 2024 के विषय वस्तु शेयर योर कलर्स है। 29 फरवरी दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया। दुनिया भर में दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे 300 मिलियन लोग जो हैं, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए जागरूकता बढ़ाने और बदलाव लाने के लिए यह मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस। ठीक है, फरवरी के आखिरी दिन में मनता है। देखिए, कर्नाटक में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसे वैश्विक जैन शांति दूत के रूप में मान्यता दी? किसे? तो याद रखिए आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में मान्यता दी है। यह कार्यक्रम कर्नाटक के हुबली वरूर में जैन तीर्थ केंद्र नवग्रह तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित किया गया है। यह मान्यता वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और जैन धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में आचार्य लोकेश के प्रयासों को स्वीकार करती है। अगला है, हाल ही में किस देश की संसद ने अत्यधिक विवाद से भरा समलैंगिकता विरोधी विधेयक पारित कर दिया? तो देखिए, वह है घाना। ठीक है, घाना में एक बहुत ही विवाद से भरा हुआ विधेयक पारित किया गया है जो समलैंगिकता से संबंधित है। ठीक है, समलैंगिकता विरोधी विधेयक है। यह जो कानून है इसका उद्देश्य LGBTQ लोगों के अधिकारों और घाना में गैर पारंपरिक यौन या लैंगिक पहचान को बढ़ावा देने वाले पर कार्रवाई तेज करना है। और इसकी वैश्विक निंदा हो रही है, पूरे विश्व स्तर पर इस कानून की निंदा हो रही है। कानून के प्रमुख प्रायोजक घाना के सांसद सैम जॉर्ज ने विधेयक के पारित होने की घोषणा की। विधेयक को राष्ट्रपति नाना अकुफो-अडो के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जो संभावना है कि ये पारित भी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे सील करेंगे, इस पर सील लगाएंगे, अपनी मुहर लगाएंगे, तो कानून बन जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कुल निवेश कितना है? तो ये है 1.25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया, जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। अगले 5 वर्षों में योजना का लक्ष्य 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाना है, जिससे किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने, संस्थागत ऋण तक पहुंचने और लाभकारी कीमतों पर बचने में सक्षम बनाया जा सके। अगला है, फरवरी 2024 में लगभग 13 वर्षों के बाद हॉकी इंडिया के CEO पद से किसने इस्तीफा दिया? 13 वर्षों के बाद, तो ये है एलेना नॉर्मन। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दिया। एलेना ने महिला हॉकी को बढ़ावा देने और पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए समान सुविधाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखी है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? पद्मश्री दिलीप टर्की ने भारतीय हॉकी में एलेना के समर्पण और योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। अगले फरवरी 2024 में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया? तो वो है हरियाणा। ठीक है, किस राज्य ने? हरियाणा राज्य से अवैध
आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया। हरियाणा जो विधानसभा है, इन्होंने अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भोले भाले युवाओं को धोखा देने वाले अपंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों पर गंभीर बीमारी के रूप में उभरी है। देखिए, विधानसभा ने राज्य के निजी कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित भी किया है, ताकि छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट है, लोगों विशेषकर महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय ढूंढने में मदद करने के लिए रैकेट द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या रखा है? तो नाम रखा गया हार्पिक लोकेटर। ठीक है, देखिए, हार्पिक लोकेटर ऐप का लक्ष्य क्या है? बेहतर स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना और व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं की सुविधा सुनिश्चित करना जब वे बाहर हो। यह उपयोगकर्ताओं को जल की उपलब्धता, साबुन, टिश्यू पेपर, सफाई और प्रकाश जैसी विभिन्न सुविधाओं के आधार पर शौचालय को रेटिंग देने की अनुमति भी देता है। नेक्स्ट है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विषय है प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स, यह इसका विषय है। देखिए, विश्व भर में भेदभाव के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समानता, समावेशन और विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यह जो दिन है पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। ठीक है, भारत देश में भी भेदभाव जैसे हानिकारक प्रभाव देखने के लिए मिले हैं और बहुत सारे समाज सुधारक भी आए हैं और उन्होंने काफ़ी सुधार किया है भारत देश में। आज का भारत देश काफ़ी अच्छा है हमारा पहले के मुकाबले। ठीक है, तो जितने भी समाज सुधारक आए हैं उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, भारत में किस मंत्रालय ने वैश्विक भलाई, लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, वैश्विक भलाई, लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया। देखिए, वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन, लैंगिक समता और समानता को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। गठबंधन का उद्देश्य विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को मजबूत करना है, ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता में निवेश आकर्षित करना है। नेक्स्ट है, भारत की किस रक्षा अकादमी ने सैनिक और युद्ध कविता राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ संकलन जारी किया? तो देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA पुणे द्वारा जारी किया गया है। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। संकलन सैनिक और युद्ध कविता राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ का विमोचन कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वॉइस एडमिरल अजय कोचर ने पुणे में किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य NDA और उसके पूर्व छात्रों की ऐतिहासिक उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देना, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना और जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा किस वर्ष वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था? किस वर्ष? तो 1990 में अवकाश घोषित किया गया था। ठीक है, वैश्विक अवकाश। नेक्स्ट है, यह नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों का सम्मान करता है। ICDO एक अंतर सरकारी संगठन है जो बुनियादी ढांचे और पर्यावरण की रक्षा करते हुए नागरिकों को विकसित और सुरक्षित रहने में मदद करता है। ICDO का अर्थ नागरिक संरक्षण, नागरिक रक्षा और नागरिक सुरक्षा है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों के नियम को बरकरार रखा है? तो राजस्थान। ठीक है, यह जो फैसला है राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन अधिनियम नियम आया था 2021 की वैधता की पुष्टि करता है जो 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार हैं
उन्हें सरकारी पदों के लिए आवेदन करने से रोका जाता है। ठीक है, अगर 2 बच्चों से अधिक है तो सरकारी पद आपके लिए नहीं है। अदालत ने इस नियम को गैर भेदभावपूर्ण और परिवार नियोजन उद्देश्यों को बढ़ावा देने के अनुरूप माना है। यह जो निर्णय है सार्वजनिक रोजगार में जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर राजस्थान के नीतिगत रुख को मंजूरी देता है। ठीक है, मजबूत कर देता है। देखिए, किस मंत्रालय ने फ्रांस के दूतावास और कोस्टा रिको के दूतावास के साथ महासागर स्वास्थ्य और शासन पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये बैठक का उद्देश्य अच्छी प्रथाओं का आदान प्रदान करना है, महासागर कार्रवाई पर आगामी उच्च स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी करना था। बैठक के दौरान समुद्री विज्ञान और समुद्री विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई। अगला सवाल, हाल ही में किसने एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक संचालन की भूमिका संभाली? किसने? तो रविंद्र कुमार ने संभाली है। ठीक है, श्री रविंद्र कुमार ने 2024 में एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक संचालन की भूमिका संभाली। निदेशक संचालन के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले श्री रविंद्र कुमार ने एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक संचालन में विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। दलजीत सिंह चौधरी जो वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है, एनएसजी के प्रभार संभालेंगे। ठीक है, एनएसजी का प्रभार संभालने वाले हैं एनएसजी, जिसे अक्सर ब्लैक कैट्स कहा जाता है। भारत का विशेष आतंकवाद विरोधी बल है जो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया। देखिए, अक्टूबर से दिसंबर 2024 तिमाही Q3 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? अनुमानित तो वह है 8.4%। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एनएसओ ने तीसरी तिमाही के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 8.4% किया है। पिछले साल के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7.2 से घटाकर 7 कर दिया था, जबकि 2021-22 के अनुमान को 9.1% से बढ़ाकर 9.7 कर दिया था। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य कितना होता है, यह कहलाता है उस देश का जीडीपी। अगला है, उड़ीसा में पाई गई समुद्री स्लग की किस प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया? तो प्रजाति का नाम है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ठीक है, मेलानोक्लामिस द्रौपदी। देखिए, मेलानोक्लामिस द्रौपदी स्लग प्रजाति का नाम मुर्मू के नाम पर रखा गया है। यह एक सिर ढाल भूरा काला समुद्री स्लग है जिसमें रूबी लाल धब्बे दिखाई देता है और अधिकतम लंबाई 7 mm तक की इसकी होती है। चलिए, लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए आंसर। उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी में हुई हिंसा के जवाब में कौन सा विधेयक लाने की योजना बना रही है? आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए।